अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। इसी प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी प्रूव करना है कि डेंसिटी और प्रेशर आपस में प्रोपोर्शनल है। और इससे हमें ये पता चलेगा कि जब हम किसी भी गैस की डेंसिटी को बढ़ाएंगे तो वहाँ पर जो प्रेशर होगा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्योंकि डेंसिटी बढ़ने का मतलब ही यही है कि नंबर ऑफ जो गैस मॉलिक्यूल है वो इंक्रीज हो रहा है पर यूनिट वॉल्यूम। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उतना ज़्यादा क्या होता है, प्रेशर होता है। तो इस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे अवर इक्वेशन जो हमने यहाँ पे प्रूफ की हुई है। और उस इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ प्रेशर इज गिवन एज। तो इस इक्वेशन को हमने इस तरह से लिखा हुआ था, P इज इक्वल्स टू mn/3v। और ये आपके पास था v स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो mn लिखा हुआ है ये किसको शो कर रहा है, टोटल मास को। ठीक है ना, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये जो mn यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये है टोटल मास ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, ऑफ गैस मॉलिक्यूल। तो जब मैं इस टोटल मास को वॉल्यूम से क्या करूंगा, डिवाइड करूंगा, नीचे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, डेंसिटी बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं एज mn/v इज इक्वल्स टू डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ द गैस। तो इसका मतलब ये है कि जो मेरे पास इक्वेशन है अब वो इक्वेशन इस तरह बन जाएगी। नाउ इक्वेशन बिकम्स, इक्वेशन जो आपके पास होगी उस इक्वेशन को अब हम इस तरह से लिख सकते हैं कि P इज इक्वल्स टू, अब mn/v की जगह पे रॉ आ जाएगा, तो हम लिख सकते हैं 1/3 रॉ v स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये इक्वेशन जो हमने ड्राइव की है, इस इक्वेशन के अंदर प्रेशर का डेंसिटी के साथ आपको क्या नज़र आ रहा है, रिलेशन नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे डेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। और इस बात को हम यहाँ पर पॉइंट्स में लिख देते हैं कि प्रेशर ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ गैस इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी ऑफ द गैस, डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है। तो ये आपके पास हो गया प्रेशर इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। अब अगली बात आती है हमारे पास क्या, कि हम इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, जैसा कि हम जब हीट और टेम्परेचर के बारे में डिफरेंस पढ़ते थे तो हम यही पढ़ते थे कि हीट इज टोटल काइनेटिक एनर्जी, जबकि टेम्परेचर क्या होता है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स। तो आज अब हम यहाँ पर इसी इक्वेशन से इस एवरेज काइनेटिक एनर्जी को टेम्परेचर के साथ रिलेट करके देखेंगे। और उसके लिए क्योंकि अभी तक हम ये जितनी भी चीज़ें कर रहे हैं ये एक्चुअली एक आइडियल गैस इक्वेशन के लिए कर रहे हैं, तो हम इस इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर को जब काइनेटिक एनर्जी के साथ रिलेट करेंगे और ये प्रूफ करेंगे कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, तो वहां पर हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, बॉयल्स सॉरी आइडियल गैस लॉ से। ठीक है ना, जिसे हम कहते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस, आइडियल गैस लॉ। और वो आप जानते हैं कि बराबर होता है पी वी इज इक्वल्स टू nRT के। यहाँ पर P जो है वो प्रेशर, V वॉल्यूम, N नंबर ऑफ मोल्स, और आपके पास R जो है वो क्या है, इसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट। और इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ कि P तो प्रेशर है, V वॉल्यूम है, R जो है वो जनरल गैस कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल पर केल्विन। ये आपके पास है। और T आपके पास क्या है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सारी चीज़ें आपको पता ही हैं। अच्छा,
अब आर की वैल्यू बता दी, उसके बाद ये जो एन है जिसे हम नंबर ऑफ मोल्स कहते हैं, इस एन को भी हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जो एन होता है वो किस तरह निकाला जाता है कि जितने भी आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनको आप डिवाइड कर देते हैं किससे, एवोगाड्रो नंबर से। तो इसका मतलब ये आपके पास जो स्मॉल एन है ये नंबर ऑफ मोल्स हैं, और नंबर ऑफ मोल्स हमने कैसे निकाले हुए हैं कि जितने भी पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स को एवोगाड्रो नंबर से, या जो गैस मॉलिक्यूल है उनको एवोगाड्रो नंबर से हमने क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है। और ये जो एवोगाड्रो नंबर है इसकी वैल्यू कांस्टेंट है 6.023 एक्सपोनेंट 23। ठीक है। तो अब आप देखें कि जब स्मॉल एन की जगह मैं एन अपॉन एन ए पुट करूंगा तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी। नाउ इक्वेशन बिकम्स, तो आपकी जो इक्वेशन है वो फिर इसके अंदर इस तरह से लिखी जाएगी कि पी वी इज इक्वल्स टू, स्मॉल एन की जगह क्या आ गया, कैपिटल एन अपॉन एन ए, और यहां पर आपके पास क्या है, आर टी। ठीक है। अब इस इक्वेशन के अंदर ये जो आपको जनरल गैस कांस्टेंट नजर आ रहा है, जनरल गैस कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर, ये दोनों क्या है, कांस्टेंट्स हैं। ठीक है ना, ना तो आर चेंज हो रहा है और ना ही एवोगाड्रो नंबर चेंज होगा, दोनों की वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को एक साइंटिस्ट ने कैलकुलेट किया जिसे हम कहते थे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और इस बोल्ट्जमैन की स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के अंदर बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जब नाम आता है तो बोल्ट्जमैन का नाम जो है वो टॉप ऑफ द लिस्ट होता है, और उसकी रीज़न ही यही है कि यहाँ पर जो हमें इस क्वांटम मैकेनिक्स में स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स तक लेकर आने वाला साइंटिस्ट है उसका नाम है बोल्ट्जमैन, और इसको के कांस्टेंट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। और वो के कांस्टेंट क्या होता है, तो हम ये लिखते हैं कि पुटिंग आर अपॉन एन ए, ये जो आपने आर अपॉन एन ए कॉन्स्टेंट लिया है इसे हम के से शो करते हैं, और ये आपके पास के कहलाता है बोल्ट्जमैन, बोल्ट्जमैन। यस सर। अब देखो पी वी इज इक्वल्स टू एन के टी आ गया यहाँ पर, के की वैल्यू को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्योंकि आर और एन ए दोनों आपके पास कांस्टेंट है, तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे कि आर की वैल्यू है 8.314 डिवाइडेड बाय, और एन ए 6.02 एक्सपोनेंट 23, तो इसको कैलकुलेट करने के बाद आपका जो आंसर है वो आ जाएगा के, और के की वैल्यू हो जाएगी 1.38 एक्सपोनेंट -23 जूल्स पर केल्विन। ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, इस इक्वेशन को मैं कह देता हूँ इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। तो ये इक्वेशन तो हमने पहले भी ड्राइव की हुई है। अब इस इक्वेशन को अब हम किससे रिलेट करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है, जिस इक्वेशन को अभी हम लेकर चल रहे हैं, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, तो वो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल जो है उसको हम लिखते हैं अबव इक्वेशन ऑफ प्रेशर इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज, तो उसे मैं लिख सकता हूं P इज इक्वल्स टू 2n अपॉन 3v, और यहाँ पे आपके पास क्या है, ½ mv²। ठीक है ना। तो कल जब हम लेक्चर एंड कर रहे थे तो उस वक्त मैंने आपको ये इक्वेशन जो थी वो ड्राइव करवाई थी कि प्रेशर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी हम रिलेट करते हैं। यहाँ पर n 2n3/3v जो है ये क्या था, कांस्टेंट। अब v जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, डिवाइड, और p के साथ क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अब आप देखें कि ये इक्वेशन इस तरह लिखी जा सकती है कि पी वी इज इक्वल्स टू 2n/3, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ½ mv²। अब जरा देखें कि हमने जो इक्वेशन लिखी, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर, ये जो अब जो हमने इक्वेशन ड्राइव कर ली है, इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 कह देते हैं, और इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, सेम है ना। ये है इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम यहाँ पे लिख देते, कंपेयरिंग, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें क्या मिलेगा, तो जब आप दोनों को कंपेयर कर लेंगे
तो एक तरफ आपके पास है NKT और दूसरी तरफ आपके पास क्या है, 2N/3, और ये आपके पास है 12mv²। ठीक है। तो यहां पर आप देखें, ये जो आपके पास n है और ये वाला n, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, कैंसिल आउट। ठीक है, दोनों तरफ। और k यहाँ पे क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई, तो दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड। तो इस k को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो आपके पास जो इक्वेशन बन जाएगी या फाइनली वो इक्वेशन होगी, T = 2/3k, और ये आपके पास क्या है, 12mv²। ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 के क्या है, कांस्टेंट है। तो मैं इसकी जगह लिख सकता हूँ कि T = कांस्टेंट, और साथ में आपके पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी। तो इस तरह से T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल के। ठीक है ना। तो अब आपको ये बात समझ आ गई होगी कि उस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, कि यहाँ पर हमने इसको किससे रिलेट करके सॉल्व किया है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल की इक्वेशन से। और आगे जाकर हमने यही टेम्परेचर को इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी जब प्रूव करना है, तो वो हमने अभी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी से भी प्रूव करना है, रिजल्ट यही होगा। लेकिन वही बात है कि हमने कौन सा पाथ चूज किया यहाँ तक पहुंचने के लिए, वो क्या है, डिफरेंट है। इसका मतलब हर एक सिचुएशन के अंदर ये नहीं है कि कंसीक्वेंस डिफरेंट है, वो सही सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, पाथ डिफरेंट है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आपके पास एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस, एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली proportional to the proportional to the average kinetic energy, average translational kinetic energy of gas molecule, translational kinetic energy of gas molecule। ठीक है। तो ये आपके पास इंटरप्रिटेशन हो गई टेम्परेचर की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। Yes, sir. अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास ये इंटरप्रिटेशन के बाद अब हम इसकी कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व कर लेते हैं जो कि आपकी बुक में मौजूद है। और वो एग्जांपल है, द डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.296 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एट टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। तो अगर हम यहाँ पर लिखें कि हमारे पास जो गिवन है वो यही है कि डेंसिटी आपके पास है 1.29, और ये डेंसिटी जो है वो एयर की है। वैल्यू इसके अंदर जो होती है हमारे पास दो तीन कुछ ऐसी होती हैं जिनको आपने याद रखना होता है, जैसे डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 है और डेंसिटी ऑफ एयर 1.29 है। लेकिन एज सच अब पेपर के अंदर क्योंकि वैल्यूज़ गिवन ही होती हैं, तो इसलिए बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये वैल्यू किसकी लिखी हुई है। अच्छा, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, तो इसे हम कन्वर्ट कर लेते हैं एसआई यूनिट में, और वो आपके पास केल्विन हो गई। और उन्होंने कहा है द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ एयर मॉलिक्यूल इज 484 मीटर पर सेकेंड। तो जो यहाँ पर स्पीड है वो है 484 मीटर पर सेकेंड। आपसे कहते हैं डिटरमाइन द प्रेशर ऑफ द एयर। तो आपने प्रेशर कैलकुलेट करना है, प्रेशर बराबर होगा 1/3 ρV² के। तो अब आपने सिंपल यहाँ पर क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है, 1/3। तो मेरे पास जो वैल्यू है 1.2929, 1.29, और जो स्क्वायर स्पीड है वो है 484, और इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर। तो जब आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो क्या आंसर आ जाता है, Sir, 1.012 into 10 raised to the power 5. 1.012 एक्सपोनेंट 5, और इसकी यूनिट है पास्कल। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से इसकी असाइनमेंट, कैलकुलेट द एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट ए टेम्परेचर ऑफ 320 केल्विन। तो अब जो हमने टेम्परेचर का रिलेशन पढ़ा काइनेटिक एनर्जी के साथ, वो हमने इसी तरह से पढ़ा था कि टेम्परेचर जो है वो 2/3 के काइनेटिक एनर्जी के
इक्विवेलेंट होता है, ठीक है ना। इस इक्वेशन को अगर मैं लिखूं कि 2/3 k और एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब यहाँ पर मुझे काइनेटिक एनर्जी अगर निकालनी है, इसका मतलब मुझे इसको आइसोलेट करना है। तो मैं इसको अगर आइसोलेट करता हूँ तो इक्वेशन मेरे पास इस तरह से आ जाएगी कि 3k/2, और ये आपके पास क्या हो गया, टी। ठीक है। अब आप क्या करेंगे कि टेम्परेचर आपको गिवन है और वो कितना है, 320 केल्विन। के की वैल्यू कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, जो कि अभी हमने सॉल्व किया था R/NA से, और उसकी वैल्यू थी 1.38 एक्सपोनेंट -23। तो यहाँ से आपके पास जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होगी वो हम निकाल सकते हैं, के की जगह 1.38 एक्सपोनेंट -23, और टी आपके पास जो है वो है 320। तो इसको ज़रा सॉल्व करें तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ जाएगी 6.62 exponent minus 21 joules. 6.62 एक्सपोनेंट -21 जूल्स। ठीक है। तो ये आपके पास एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ गई, जो कि हमने टेम्परेचर के जरिए कैलकुलेट कर ली। अच्छा जी। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसके अंदर टॉपिक है वो है रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस। जैसा कि मैं आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में बता चुका हूँ कि हमें जो भी आपके पास गैस होती है, उस गैस के अंदर रैंडम मोशन को इफेक्टिव बनाने के लिए उसकी स्पीड को हम क्या करते हैं, पहले उसका स्क्वायर लेते हैं। स्क्वायर लेने के बाद उसका मीन लेते हैं, और मीन लेने के बाद उसका रूट लेते हैं। तो जब हम ये वाले काम करते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होती है वो क्या बन जाती है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ आइडियल गैस। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ, फिर मैथमेटिकली इस बात को हम प्रूव करेंगे कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड क्या है। द स्क्वायर रूट ऑफ मीन स्क्वायर्ड मीन स्क्वायर्ड वैल्यू ऑफ स्पीड, या मीन स्क्वायर्ड स्पीड यहाँ पर लिख देते हैं, मीन स्क्वायर्ड स्पीड ऑफ आइडियल गैस आइडियल गैस मॉलिक्यूल इज कॉल्ड इज कॉल्ड रूट मीन या RMS स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल ऑफ गैस मॉलिक्यूल। अच्छा। तो अब यहाँ पर हम इसी तरह से करते हैं कि हमारे पास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि जिसको हम कहते हैं एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। तो उन एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की जब हमने स्पीड को हमने एवरेज लिया था, तो वो हमने इस तरह से लिया था कि वी आपके पास स्क्वायर है, तो यहाँ पर आपके पास V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, एंड प्लस कहाँ तक जाएगा, क्योंकि एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो VN स्क्वायर तक। ठीक है। और हमने इसका क्या लेना है, मीन लेना है। तो हम क्या करेंगे कि जितने नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके साथ इसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा मीन स्क्वायर वैल्यू। अब इस मीन स्क्वायर वैल्यू का हम क्या ले लेते हैं, रूट ले लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि ये आपके पास है मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ स्पीड, और यहाँ पे अब हम ले रहे हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हम अपनी डेफिनेशन पे पहुंच जाएंगे, जो कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड है। तो इसको मैं अब डायरेक्टली लिख देता हूँ VRMS। ठीक है, क्योंकि मैंने स्क्वायर का रूट ले लिया। और यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन है वो इसके अंदर आ जाएगी कि ये जो आपके पास रूट है, ये एज इट इज इस इक्वेशन पे ऊपर आ जाएगा। और इसको हम इसी तरह से लिखते हैं, ये आपके पास V1 स्क्वायर, V2 स्क्वायर, V3 स्क्वायर, और कहाँ तक जाना है, VN स्क्वायर तक। और इसको आप डिवाइड करते हैं किसके साथ, एन के साथ। तो ये हमारे पास रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट हो गई। अच्छा, अब
ये जो रूट मीन स्क्वायर मैंने स्पीड निकाली है, इस स्पीड को अब मैं क्या करूंगा, अपनी जो इक्वेशंस हमने प्रूफ की थी, जो कि प्रेशर ड्यू टू अ गैस मॉलिक्यूल हमने प्रूफ किया था, उसके अंदर हमने क्योंकि इस मीन स्क्वायर स्पीड निकाली हुई है, तो अब हम क्या करेंगे, उन्हीं फार्मूलाज को यूज करके रूट मीन स्क्वायर स्पीड कैलकुलेट करेंगे और उसको रिलेट करेंगे टेम्परेचर के साथ, मोलर मास के साथ, प्रेशर या डेंसिटी के साथ। तो हम सबसे पहले इसमें जो हमारी इक्वेशन थी उस इक्वेशन को यूज करते हैं, जो कि हमने प्रेशर ड्राइव की थी प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल के लिए। अब क्योंकि हमें वीआरएमएस की वैल्यू पता चल गई है कि वीआरएमएस एक्चुअली होता क्या है, तो अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की थी। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस मॉलिक्यूल, तो इस इक्वेशन में हम इस तरह से लिखते हैं कि P इज इक्वल्स टू mn डिवाइडेड बाय 3v, और यहां पर आपके पास क्या था, मीन स्क्वायर स्पीड थी, ठीक है ना। अब यहाँ पर मीन स्क्वायर स्पीड है, मैं इसको इस तरह से करता हूँ कि जैसे हमने पहले इसको रिलेट किया था, तो मैं इसको लिख सकता हूँ पी वी इज इक्वल्स टू एम एन डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ पर आपके पास है वी स्क्वायर, और ये हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन को 1 कह देते हैं। अगेन एक और इक्वेशन जो हमने यहाँ पर लिखी हुई है, एज वी नो दैट, जो कि हमने आइडियल गैस इक्वेशन से ड्राइव की थी, जिसमें हमारे पास पी वी बराबर था किसके, एन के टी के। ये इक्वेशन नंबर 2, दोनों को हम जब कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप देखें एक तरफ हमारे पास एन के टी आ जाता है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या आ जाता है, mn/3, mn/3, ये आपके पास है वी स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या आ जाता है, n/k/t, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो n है, ये n से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और m/3 जो है वो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, m यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है तो दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, और 3 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो वो दूसरी तरफ जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो फिर मैं इस बात को इस तरह लिख सकता हूँ कि जो आपके पास मीन स्क्वायर स्पीड है वो बराबर है किसके, 3 k t/m, और अब हम क्या ले लेंगे, इसका रूट, ताकि हमें क्या वैल्यू मिल जाए, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड। तो अब हम यहाँ पर आ जाएंगे VRMS, और यहाँ पर आपके पास जो रूट है उस रूट के अंदर हम लिखेंगे 3 k t/m, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन में हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और जो मास ऑफ द गैस है उसमें हमने इसको क्या कर दिया, रिलेट कर दिया। तो ये एक रिलेशन हमारे पास बन गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का। अब अगले रिलेशन को हम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और रूट मीन स्क्वायर स्पीड के जरिए ही उसे हम प्रूफ करेंगे, जिसमें हमने उसको प्रूफ करना है कि वो मोलर मास के जो है वो प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और उसे किस तरह से करते हैं, तो देखें, अभी जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है, इस इक्वेशन के अंदर आपको के नज़र आ रहा है, ठीक है ना, और के की वैल्यू कांस्टेंट थी, मैंने कहा था ये आपके पास क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है। तो अगर मैं इस चीज़ को इस तरह से लिखूं कि पुटिंग के इज इक्वल्स टू R/NA, देन इक्वेशन बिकम्स, तो हमारे पास जो इक्वेशन होगी वो फिर इस तरह चेंज हो जाएगी, और इस इक्वेशन को अब हम इस तरह लिख सकते हैं, VRMS इज इक्वल्स टू √3, के की जगह आ गया R, ये आपके पास हो गया T डिवाइडेड बाय M, और ये हो गया NA, ठीक है।
तो मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने के की जगह पर आर अपॉन एन ए यहाँ पे क्या कर दिया सब्सटीट्यूट, और बाकी चीज़ें एज इट इज़ यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये जो आपको एम और एन ए नज़र आ रहा है, मैस और एवोगाड्रो नंबर, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक्चुअली हमें क्या मिलता है, मोलर मास ऑफ द गैस, एम एन ए इज इक्वल्स टू कैपिटल एम विच इज मोलर मास ऑफ गैस। और ये जो आपके पास मोलर मास है, ये बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम स्पीड ऑफ साउंड के बारे में पढ़ते हैं कि स्पीड ऑफ साउंड डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, तो वो साथ साथ मोलर मास की भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो वी आर एम एस जो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के। तो अगर मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को रिलेट करूँ, तो हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का दोनों के मोलर मास क्या है, डिफरेंट है। तो दोनों की जो स्पीड होगी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। जैसे अभी मैं इसको प्रूफ कर देता हूँ कि ये आपके पास हो गया 3 RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर रूट मीन स्क्वायर स्पीड को हमने इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर और मोलर मास लिख लिया। और इस इक्वेशन से हम दो डिफरेंट गैसेस को कंपेयर कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर मोलर मासेस। जैसा कि अभी मैं आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए अगर लिख के बताऊं, कि हम यहाँ पे इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं कि वी आर एम एस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास रूट टाइम्स मोलर मास एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है ना, ये बात ज़रूरी है, क्योंकि हमने अगर टेम्परेचर को कांस्टेंट नहीं रखा फिर ये मोलर मास के साथ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। तो हम इस चीज़ को इस तरह से कहते हैं कि जब इस चीज़ में ये बात नज़र आ रही है कि वी आर एम एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है मोलर मास के, तो अगर मेरे पास मोलर मास है किसी, हम कहते हैं कि मोलर मास अगर स्मॉल है तो वहाँ पर स्पीड आपके पास क्या है, लार्ज है। और इसी तरह से अगर मोलर मास आपके पास ग्रेटर है तो स्पीड क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी। तो हम इस पॉइंट को इस तरह से यहाँ पे लिख सकते हैं कि एट द सेम टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर जब सेम होगा तभी तो बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी ना। थीरी तो कांस्टेंट ही है, आर कांस्टेंट है, तो अगर टी आपके पास कांस्टेंट है तो फिर हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। तो एट द सेम टेम्परेचर रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन, ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स इज 4 टाइम्स, इज 4 टाइम्स ग्रेटर देन, या 4 टाइम्स भी लिख सकते थे, ग्रेटर देन दैट ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। क्योंकि ऑक्सीजन जो है वो 16 होता है ना, तो 16 का जब हम रूट ले लेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और हाइड्रोजन के लिए तो 1 ही है, तो 1 का रूट 1 ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये वी आर एम एस आपके पास है, कि जब मैं इसको लिखता हूँ कि वी आर एम एस आपके पास हाइड्रोजन के लिए और वी आर एम एस आपके पास ऑक्सीजन के लिए, तो इस चीज़ को फिर हम इस तरह से लिखते हैं कि ये आपके पास 4/1 के बराबर है। ठीक है, क्योंकि रिलेशन क्या है, इनवर्स है, और ये मैंने रूट निकालने के बाद लिखा है। अदरवाइज 16/1 में लिखूंगा तो फिर आपके पास ये इक्वेशन जो होगी वो इसी तरह से चेंज हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है बात? फिर हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के अलावा भी ले सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कंडीशन बताई उसे आपने नहीं भूलना। टेम्परेचर आपने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। कांस्टेंट। हाँ बिल्कुल, उस कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर फिर आप क्या कर सकते हैं, दो डिफरेंट गैसेस के मोलर मास के हिसाब से उनकी स्पीड्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम एक्चुअली यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को इसलिए ले रहे होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन सिंपलेस्ट है ना, तो उस सिंपलेस्ट के साथ हम सिर्फ एक चीज़ को कंपेयर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो और ताकि आपको एक सेंस भी पता चल जाए कि किस तरह से आरएमएस स्पीड मोलर मास के हिसाब से क्या हो रही है, चेंज हो रही है। ठीक है। यस। अच्छा, और फिर लास्ट में हमारे पास यही जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी किस तरह से लिखी जा सकती है। तो हम इस बात को इस तरह से लिखते हैं कि वी नो दैट, जो इक्वेशन हमने ड्राइव की हुई थी, अभी हमने एग्जाम्पल में भी उसको यूज़ किया था, वो ये था कि जो प्रेशर है वो बराबर है 1/3 रॉ वी स्क्वायर। ठीक है ना, ये इक्वेशन हमने
पढ़ी थी कि प्रेशर जो है वो डेंसिटी के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं मीन स्क्वायर स्पीड को कैलकुलेट करूँ, क्योंकि हमारा मकसद यही है कि हमने जो मीन स्क्वायर स्पीड्स हैं उनको रूट मीन स्क्वायर स्पीड में कन्वर्ट करना है। तो मैं जब इसको आइसोलेट करता हूँ तो मैं लिखता हूँ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p/रॉ। और यहाँ पर अब हम क्या ले लेते हैं, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, रूट ऑन बोथ साइड। तो जैसे ही आप रूट लेंगे इसमें तो ये बन जाएगा VRMS, और दूसरी तरफ आपके पास क्या आ जाएगा, रूट आ जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं 3p/रॉ, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर देखें कि अगर हमारे पास प्रेशर कांस्टेंट है तो जो VRMS है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, रूट टाइम्स डेंसिटी के, ठीक है ना। यही बात मैंने आपको बताई थी कि जब हम स्पीड ऑफ साउंड के फैक्टर्स पढ़ रहे होते हैं ना, तो वहां पर भी हम यही चीज ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्पीड होती है वो डेंसिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम स्पीड का रिलेशन डेंसिटी के साथ तभी पढ़ सकते हैं जब प्रेशर आपके पास क्या हो, कांस्टेंट हो। एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट प्रेशर द रूट मीन स्क्वायर इज इनवर्सली proportional to density of gas, density of gas molecule of gas, ठीक है। और इस बात पे भी हम वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की एग्जांपल लें तो आप जानते हैं कि दोनों की डेंसिटी के अंदर फर्क है, तो दोनों की स्पीड भी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और वो रिलेशन आपके पास यहाँ पर भी क्या है, इनवर्स है, लेकिन दोनों की कंडीशन डिफरेंट है, ठीक है ना। वहां पर आपके पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो तब हम मोलर मास के लिए वो इक्वेशन लगा सकते हैं, और जब प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर हम यहाँ पर आपके पास जो डेंसिटी है उसकी इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों की कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।